आज हम लोग बिजनेस स्टडी का क्लास करेंगे। इसमें 2-3 प्रश्नों को देखा जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, संगठन संरचना और संगठन संरचना के प्रारूप। तो पहले हम लोग समझेंगे संगठन क्या है। संगठन की आवश्यकता कहाँ होती है? जहाँ कुछ लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं, वहीं पर संगठन की आवश्यकता होती है। संगठन में कार्यों का बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क किया जाता है। कुछ लोग जब एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उनमें कार्यों का बंटवारा करना, उनमें आपसी तालमेल बिठाना कि सब मिलजुल कर कलेक्टिव एफर्ट, सामूहिक प्रयास करें संस्था का लक्ष्य प्राप्ति के लिए, टारगेट अचीव करने के लिए। संगठन ग्रीक वर्ड बायोलॉजी का शब्द है ये, ऑर्गेनिज्म, उसी से बना है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनिज्म शारीरिक संगठन। हमारे शरीर में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। सारे पार्ट्स का अलग अलग कार्य है। सारे पार्ट्स को मिलाकर पूरे शरीर की संरचना होती है। सभी पार्ट्स अलग अलग कार्य करते हैं। जैसे हाथ से हम कार्य करते हैं, मुंह से खाना खाते हैं, नाक से सूंघते हैं, कान से सुनते हैं इत्यादि। और सभी पार्ट्स के ऊपर सुप्रीमो होता है हमारा मस्तिष्क, हमारा दिमाग, जो पूरे शरीर को, बॉडी को प्लान करता है, उसे गाइडलाइन देता है, उसे निर्देशित करता है, यानी डायरेक्ट करता है, कंट्रोल करता है। यानी पूरे शरीर को ऑपरेशनल कंट्रोल कैसे चलाया जाए, ये करता है हमारा दिमाग। यानी सेंटर वहीं पर है, केंद्र बिंदु है। तो दिमाग से ही पूरा शरीर संचालित होता है। ठीक वैसे ही संगठन होता है। इसमें पूरे कार्य को हम कई अलग अलग भागों में बांट देते हैं। सुविधा के दृष्टिकोण से सभी के लिए अलग अलग कार्यों के अलग अलग भाग के लिए अलग विभाग बनाते हैं, अलग अलग। उसमें पोस्ट क्रिएट करते हैं, पदों का सृजन करते हैं, लोगों की बहाली करते हैं, उन लोगों को कार्यों से जोड़ते हैं, उनके अधिकार, उनके उत्तरदायित्व, उनके पावर्स, उनके कार्य क्षेत्र, उनके पारस्परिक संबंध, यानी एक दूसरे से संबंध, कौन किसके ऊपर का अधिकारी यानी बॉस होगा, कौन सबऑर्डिनेट होगा, कौन अपना कार्य करके किसे रिपोर्ट करेगा, कौन किसको आदेश निर्देश देगा, कौन किससे आदेश निर्देश लेगा। ये पूरा एक सिस्टम खड़ा करना ही संगठन कहलाता है, ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। लोगों से सफलतापूर्वक लोगों से सफलतापूर्वक स्मूथली कैसे काम लिया जाए बिना किसी रुकावट के, उसका ढांचा खड़ा करना ही संगठन कहलाता है। अब आते हैं संगठन संरचना। संगठन संरचना का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन का डिजाइन तैयार करना, संगठन का प्रारूप तैयार करना। अब यह प्रारूप छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है, आसान भी होता है, कॉम्प्लेक्स जटिल भी होता है। ये ठीक घर के नक्शे की तरह होता है, या मानव शरीर की तरह भी आप समझ सकते हैं। मानव शरीर में विभिन्न अंग हैं और प्रत्येक अंग का एक निश्चित जगह है। किसी भी अंग को इधर से उधर हम नहीं कर सकते हैं। अगर इधर से उधर कर दें तो शरीर हमारा काम नहीं करेगा। एक जगह से दूसरी जगह किसी भी शरीर के पार्ट्स को हम रिप्लेस नहीं कर सकते। वैसे ही संगठन संरचना में होता है
कि पूरे कार्य को हम अलग अलग भागों में, हिस्सों में बांटते हैं। उन्हें पूरा करने के लिए अलग अलग विभाग बनाते हैं, उसमें लोगों की नियुक्ति करते हैं, कार्यों के साथ लोगों को जोड़ते हैं, उनका अधिकार कर्तव्य निर्धारित करते हैं। यानी यह मकान के नक्शे की तरह भी होता है। मकान जितना ही छोटा होगा नक्शा उतना ही आसान होता है, मकान जितना लंबा चौड़ा बड़ा होता है प्रीमाइस, मकान का नक्शा भी उतना ही जटिल होता है। तो संगठन संरचना भी संस्था के साइज के अनुसार होता है। यदि हमारा कारोबार का साइज छोटा है तो संगठन संरचना आसान होगा। यदि कारोबार का साइज बड़ा है या जितना ही बड़ा है संगठन संरचना उतना ही कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, उलझा हुआ होगा। अब जो ये यानी संगठन संरचना का मतलब हुआ कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगा, उसका डिजाइन फिक्स करना, उसका प्रारूप तय करना। अब ये संगठन संरचना मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक होता है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कार्यात्मक संगठन संरचना। दूसरा होता है डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, प्रभागीय संगठन संरचना। संगठन संरचना को हम स्केलर चेन भी कह सकते हैं। पदों की श्रृंखला आप लोगों को फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट या हेनरी फेयल के जो 14 सिद्धांत बताए गए हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, उसी में एक पॉइंट्स मिला था स्केलर चेन। वही स्केलर चेन है संगठन संरचना। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कार्यात्मक संगठन संरचना। जब कोई कंपनी या संस्था एक ही काम करती है, एक ही तरह का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है, तो वहाँ यह अप्लीकेबल होता है, वहाँ यह व्यवहारिक है, वहाँ लागू होता है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब इसमें संगठन कैसे खड़ा होता है, संगठन का संरचना कैसे तैयार होता है, उसका ये एग्जाम्पल है। सबसे पहले होता है शेयर होल्डर्स। सबसे पहले होता है शेयर्स, ऊपर होते हैं शेयर होल्डर्स, अंशधारी, यानी संस्था के मालिक। सबसे ऊपर होते हैं संस्था के मालिक, शेयर होल्डर्स। उन्हीं शेयर होल्डर्स में से कुछ लोगों को डायरेक्टर्स चुना जाता है और डायरेक्टर्स का एक संगठन, एक टीम बनता है। उसी डायरेक्टर्स के टीम को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहा जाता है। तो ये ऊपर के दोनों मालिक वर्ग हो गए, ऑनर क्लास हो गए। उसके नीचे आता है कार्यकारी अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिसको हम लोग कई नामों से बुलाते हैं, जैसे प्रेसिडेंट, जैसे जनरल मैनेजर, इन सब नामों से इसे बुलाया जाता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट आप इसको कहिए, टॉप लेवल मैनेजमेंट हो गया। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी पूरे कार्य के लिए हमने सबसे ऊपर एक अधिकारी की नियुक्ति की। पूरे संगठन को चलाने के लिए, रन कराने के लिए हमने एक अधिकारी की नियुक्ति की, जिसे हम कहेंगे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। अब पूरे कार्य को हम सुविधा के दृष्टिकोण से, पूरे कार्य को कोई एक आदमी तो कर नहीं सकता है, उसे कई लोगों की टीम करेगी। तो पूरे कार्य को वर्क डिवीजन, कार्य विभाजन के आधार पर अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है। यानी एक तरह के काम को हम एक जगह कर देते हैं, यानी अलग अलग विभाग बनाते हैं। जैसे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने ये 5 विभाग बनाया। परचेज डिपार्टमेंट, इसका काम है रॉ मटेरियल का खरीदारी करना,
या रेडीमेड तैयार माल के कल पुर्जों की खरीदारी करना, यानी गुड्स का स्टॉक करना, रॉ मटेरियल का स्टॉक करना। अब परचेज डिपार्टमेंट के बाद प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, इसका काम है परचेज डिपार्टमेंट से माल लेकर उत्पादन करना, परचेज डिपार्टमेंट से माल लेकर उत्पादन करना, प्रोडक्शन करना। अब इसमें परचेज डिपार्टमेंट का एक अधिकारी होगा, परचेज मैनेजर जिसे हम कहेंगे। परचेज मैनेजर के अधीन बहुत सारे कर्मचारी होंगे इस डिपार्टमेंट से। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का बॉस होगा प्रोडक्शन मैनेजर, इसके नीचे ही बहुत सारे कर्मचारी काम कर रहे होंगे। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट काम पूरा करके, प्रोडक्शन करके मार्केटिंग डिपार्टमेंट का अपना सामान भेजेगा, दे देगा। मार्केटिंग डिपार्टमेंट के 3 काम हैं। मार्केटिंग डिपार्टमेंट सबसे बड़ा विभाग होता है, ये अकेले विभाग नहीं संभाल पाता है, इसलिए हम इसमें से किसी विभाग को बहुत बड़ा विभाग हो जाए तो उसका एक उप विभाग, सब डिपार्टमेंट्स बना सकते हैं। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के 3 सब डिपार्टमेंट बन सकते हैं। सेल्स का काम, एडवर्टाइजिंग का काम, मार्केट रिसर्च का काम, तीनों काम मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर आता है। तो यदि बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, कंपनी का कार्य क्षेत्र बहुत बड़ा है, तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट को हम 3 सब डिपार्टमेंट में डिवाइड कर देंगे। सेल्स डिपार्टमेंट, एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट, मार्केट रिसर्च डिपार्टमेंट, इसको सब डिपार्टमेंट कहा जाता है। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के बॉस को मार्केटिंग मैनेजर कहेंगे, इनके नीचे बहुत सारे कर्मचारी होंगे। ये तीनों विभाग उत्तरदायी होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए। तो ये तीनों विभाग उत्तरदायी होगा मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए, और तीनों विभाग का काम मार्केटिंग डिपार्टमेंट को ही असिस्ट करना है, सहायता प्रदान करना है। अब आते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट। सारे विभागों के लिए रुपये पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, वित्त की आवश्यकता होगी, सबको पैसा चाहिए, पैसा संस्था के लिए ब्लड का काम करता है। अतः इस विभाग में भी बहुत सारे कर्मचारी काम कर रहे होंगे। इसका एक हेड होगा फाइनेंस मैनेजर। ये विभाग सारे विभाग को कैश का फ्लो करवाएगा, यानी ज़रूरत के अनुसार एज पर रिक्वायरमेंट रुपया पैसा की उपलब्धि, फंड की उपलब्धि करवाएगा। पर्सोनल डिपार्टमेंट यानी कर्मचारी विभाग, प्रोडक्शन के, मैन्युफैक्चरिंग के जितने भी सोर्स हैं उसमें सबसे एक्टिव सोर्स, आपको पहले भी हम कई बार बता चुके हैं बात, कि सबसे एक्टिव सोर्स पर्सनल डिपार्टमेंट कर्मचारी विभाग होता है। इसमें ये विभाग पूरा रिकॉर्ड रखता है कि हमारे संस्था में कितने लोग काम करते हैं, कितने डिपार्टमेंट हैं, कब किसका अपॉइंटमेंट हुआ, कब कौन रिटायर करेगा, कब किसको ट्रेनिंग देना है, किसका कब डेथ हुआ या किसका कब एक्सपल्सन हुआ, किसका कब रिट्रीचमेंट हुआ, इन सारी चीज़, कौन कब रिटायर करेगा, सारे चीज़ों का रिकॉर्ड रखता है पर्सनल डिपार्टमेंट। इसका भी एक हेड होता है पर्सनल मैनेजर। तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने संस्था के पूरे काम को वर्क डिवीज़न के आधार पर, स्पेशलाइजेशन के आधार पर कई भागों में बांट दिया। परचेज का काम, प्रोडक्शन का काम, मार्केटिंग का काम, फाइनेंस का काम, पर्सनल कर्मचारियों को व्यवस्था करने का काम, और सभी लोगों के प्रयास से ही पूरा काम संपन्न हो पाता है। तो ये हुआ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब मार्केटिंग डिपार्टमेंट के 3 सब डिपार्टमेंट है। सेल्स डिपार्टमेंट, इसका काम होता है मार्केट में सामान को बेचना। एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट, ये सेल्स को प्रमोट करता है, यानी अब प्रोडक्ट का विज्ञापन करवाने का काम इसका है कि अधिक से अधिक लोगों तक कैसे प्रोडक्ट को पहुंचाया जाए या कंपनी की पहुंच बनाई जाए। मार्केटिंग रिसर्च डिपार्टमेंट, नए नए टेक्नोलॉजी को सर्च करना, नए नए तकनीकों की तलाश करना, विशेष रूप से कॉस्ट सेविंग टेक्निक्स एंड क्वालिटी इम्प्रूवमेंट टेक्निक्स, ऐसे टेक्निक्स, तकनीकों की खोज करना जिससे प्रोडक्ट का कॉस्टिंग मिनिमम आए, कम से कम आए, लागत कम से कम आए और उसकी क्वालिटी सुधरे।
तो ये फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हुआ, कार्यात्मक संगठन संरचना। ये संगठन संरचना वहाँ अधिक व्यवहारिक है जहाँ एक ही तरह के सामान, एक ही तरह के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एक कंपनी एक ही तरह का प्रोडक्ट बनाती हो, वो मल्टी प्रोडक्ट का भी मैन्युफैक्चर करती है। तो फिर वहाँ डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कामयाब होता है। प्रभागीय और संगठन संरचना। डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है? जब एक से अधिक प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर हो, यानी एक से ज़्यादा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को हम एक साथ कंबाइंड कर दें तो वो कहलाएगा डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर का निर्माण कार्यों के विभाजन के आधार पर होता है। पूरे कार्य का कई भागों में बांटकर उसके विभाजन के आधार पर किया जाता है। लेकिन डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का निर्माण कार्यों के कई भागों में बांटकर नहीं किया जाता है, बल्कि प्रोडक्ट के प्रकार के आधार पर किया जाता है। जितने तरह के प्रोडक्ट होंगे उतना कार्यात्मक संगठन संरचना इसमें शामिल हो जाएगा। एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के अंदर कई विभाग कार्यरत होंगे और सारे विभाग का एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होगा। जैसे आप इसको उदाहरण समझिए, सबसे पहले मालिक वर्ग होंगे, शेयर होल्डर। उन्हीं में से कुछ डायरेक्टर्स चुने जाएंगे, उनके टीम को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहेंगे, दोनों मालिक वर्ग हो गए। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक सबसे काबिल और योग्य व्यक्ति को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इसको हम लोग संक्षेप में CEO भी कहते हैं। CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, ये कंपनी का सबसे बड़ा अधिकारी होता है इसी के अंदर में। और ये ऑपरेशनल ऑफिसर है, कंपनी की गतिविधियों को, काम को करने वाला अधिकारी है, ये मालिक नहीं है। और इसी के अंदर में कंपनी के सारे लोग इसी के अंदर में काम करते हैं। अब मान लेते हैं कि हमारी कंपनी ऑटोमोबाइल कंपनी है, तो गाड़ी बनाती है। अब दो तरह का ऑटोमोबाइल बनाती है, एक मोटरसाइकिल और एक स्कूटर। तो चूँकि दोनों के मार्केट अलग अलग होंगे, दोनों के प्रॉब्लम समस्याएं अलग अलग होंगी, इसलिए हम एक फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बना दें उससे हमारा काम नहीं चलेगा। दोनों के लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो हमने मोटरसाइकिल डिवीज़न के लिए एक पूरा स्ट्रक्चर खड़ा किया अलग से, और फिर स्कूटर डिवीज़न के लिए भी ये पूरा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। इसे मोटरसाइकिल डिवीज़न के लिए परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, इसमें अगर ये बड़ा हो गया है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसमें भी 3 को बना सकते हैं हम। सेल्स डिपार्टमेंट, एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट, मार्केट रिसर्च डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट। ये पूरा स्ट्रक्चर मोटरसाइकिल डिवीज़न के लिए अलग हो गया और स्कूटर डिवीज़न के लिए यही स्ट्रक्चर अलग हो जाएगा। सेम स्ट्रक्चर लेकिन वो अलग होगा। हाँ, ये दोनों डिवीज़न का CEO एक ही व्यक्ति होगा। तो 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, अगर एक कंपनी मल्टी प्रोडक्ट बनाती है, यानी डाइवर्सिफिकेशन की पॉलिसी को अडॉप्ट करती है, विविधीकरण की नीति को अपनाती है, तो सारे अलग अलग प्रोडक्ट के लिए हम अलग अलग टीम खड़ा करेंगे, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बना देंगे, उस सबको एक साथ जोड़ेंगे तो होगा डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो ये 2 तरह के संगठन संरचना होते हैं, कार्यात्मक संगठन होते हैं, कार्यात्मक संगठन संरचना और प्रभागीय संगठन संरचना। तो जो ऑर्गेनाइजेशन का डिजाइन होता है, जनरली बड़े बड़े संस्थाओं में इसी 2 तरह का डिजाइन होता है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन को पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के प्रकार। इसमें एक होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन,
औपचारिक संगठन। और दूसरा होता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अनौपचारिक संगठन। अब इन दोनों को हम समझते हैं कि औपचारिक संगठन और अनौपचारिक संगठन क्या है। औपचारिक संगठन वह ऐसा संगठन है जिसमें काम करने वाले संस्था में काम करने वाले सभी लोगों के कार्य, सभी लोगों का अधिकार, उत्तरदायित्व, कार्य क्षेत्र, पारस्परिक संबंध सब जब एक निश्चित नियम कानून से बंधे हों उसे हम कहते हैं औपचारिक संगठन। इसमें नियमों का सख्ती से पालन करना होता है। इसमें काम करने के सभी तरीके, सभी योजनाएं पहले से तय होती हैं, उनका सख्ती से पालन करना पड़ता है। यह संगठन स्थिर संगठन माना जाता है क्योंकि इसमें कर्मचारियों की इच्छा के अनुसार किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं हो सकता। इसमें अधिकारों का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर होता है, यानी इसमें सब चीज़ पहले से तय होता है। तो जो संगठन नियमों कानूनों से बंधा हो, संस्था के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ये संगठन संस्था के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ये संगठन का ज़बरदस्ती किया जाता है, क्योंकि इसके बगैर संस्था के लक्ष्य प्राप्त नहीं किए जा सकते। जो संगठन नियमों कानूनों से बंधा हो, अधिकारों से बंधा हो, उत्तरदायित्वों से जुड़ा हो, आपसी संबंधों से जुड़ा हो, इसमें उसे कहते हैं औपचारिक संगठन। इसमें सभी कर्मचारियों को एक निश्चित नियम के अनुसार काम करना पड़ता है। सभी कर्मचारियों को पद के अनुसार, सीनियरिटी के अनुसार एक दूसरे का मान सम्मान करना पड़ता है। सभी कर्मचारियों को पदों की जो श्रृंखला है, स्केलर चेन, उसका पालन करना पड़ता है। स्केलर चेन, सोपान श्रृंखला जिसे कहते हैं, उसका पालन करना पड़ता है। उस चेन के विरुद्ध, नियम के विरुद्ध कोई भी कर्मचारी नहीं जा सकता, यानी इसकी स्थापना ज़बरदस्ती की जाती है संस्था का लक्ष्य, टारगेट प्राप्त करने के लिए। इसके बगैर संस्था का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अब इसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन।
अब मार्केटिंग मैनेजर का यदि कार्य बहुत बड़ा है तो वह अपने अंदर 3 सब मैनेजर की नियुक्ति कर सकता है, सेल्स मैनेजर, एडवर्टाइजिंग मैनेजर, मार्केट रिसर्च मैनेजर। तो एक सिस्टम से जुड़ा हुआ है। जनरल मैनेजर के ये सब ऑर्डिनेट्स हो गए, परचेज मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, पर्सनल मैनेजर। और मार्केटिंग मैनेजर का सब ऑर्डिनेट्स हो गए, सेल्स मैनेजर, एडवर्टाइजिंग मैनेजर, मार्केट रिसर्च मैनेजर। यानी परचेज मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, पर्सनल मैनेजर, ये सभी रिस्पॉन्सिबल हैं जनरल मैनेजर के प्रति। ये अपना रिपोर्ट देंगे जनरल मैनेजर को। और सेल्स मैनेजर, एडवर्टाइजिंग मैनेजर, मार्केट रिसर्च मैनेजर, ये अपना रिपोर्ट रिस्पॉन्सिबल होंगे मार्केटिंग मैनेजर के प्रति, ये अपना रिपोर्ट इसे सौंपेंगे। अगर कोई भी समस्या जनरल मैनेजर को है तो वो सीधे एडवर्टाइजिंग मैनेजर से कांटेक्ट नहीं कर सकता है, संपर्क नहीं कर सकता है। वो अगर मार्केटिंग संबंधित समस्या है, जनरल मैनेजर मार्केटिंग मैनेजर संपर्क करेगा। यदि प्रोडक्शन संबंधित प्रॉब्लम है तो जनरल मैनेजर प्रोडक्शन मैनेजर से संपर्क करेगा। यदि एडवर्टाइजिंग से संबंधित प्रॉब्लम है तो जनरल मैनेजर सीधे एडवर्टाइजिंग मैनेजर संपर्क नहीं करेगा, वो मार्केटिंग मैनेजर संपर्क करेगा, मार्केटिंग मैनेजर एडवर्टाइजिंग मैनेजर संपर्क करेगा। यानी मीडिएट करते हुए हम यहाँ तक पहुँचेंगे, सीधे नहीं पहुँच सकते। सीधे जनरल मैनेजर यहाँ पे या ये यहाँ पे नहीं पहुँच सकते हैं। सबका पदों का एक श्रृंखला, स्केलर चेन बना रहता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। सबको उस सिस्टम को फॉलो करना होता है, पालन करना कंपलसरी होता है। यदि उसका पालन नहीं करेंगे तो आपको दंडित किया जा सकता है, आप पर पेनाल्टी लगाया जा सकता है। तो इसीलिए मैं बता रहा था कि औपचारिक संगठन की स्थापना ज़बरदस्ती की जाती है। संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इसमें सभी रास्ते, कार्य करने के रास्ते, अधिकार, कर्मचारियों के राइट्स, ड्यूटीज, पावर्स, एरिया, सब चीज़ पहले से तय होता है। उसी के अकॉर्डिंगली उन्हें काम करना होता है। उन्हें ये पता होता है कि हमारा बॉस कौन होगा, हमें किससे अपना रिपोर्ट सौंपना है, किससे गाइडलाइन लेना है, किससे डायरेक्ट होना है, निर्देशित होना है, और किसको निर्देशित करना है, किसे आदेश निर्देश देना है। यानी अधिकारों की श्रृंखला का सबको पता होता है और उस श्रृंखला का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता, उसे तोड़ कोई नहीं सकता है। इसलिए कहा जाता है कि औपचारिक संगठन में अधिक स्थिरता, स्टेबिलिटी पाई जाती है। इसमें कर्मचारियों की इच्छा के अनुसार चेंजिंग नहीं हो सकता है। अगर कर्मचारियों की इच्छा के अनुसार चेंजिंग होने लगे तो फिर लक्ष्य को, हम टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे, लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो एक तरह से कहिए कि स्केलर चेन है, सोपान श्रृंखला है औपचारिक संगठन। इसकी स्थापना संस्था के लक्ष्यों को पाने के लिए ज़बरदस्ती की जाती है। इसमें सब चीज़ पहले से तय होते हैं और उस तय कार्यक्रम के अनुसार ही हमें काम करना होता है। यानी सारे कर्मचारी अपने सीनियरिटी, जूनियरिटी के अनुसार, अधिकारों और दायित्वों के अनुसार एक दूसरे से जुड़े होते हैं, कोऑर्डिनेट होते हैं। अब आते हैं हम लोग अनौपचारिक संगठन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जब किसी संगठन की स्थापना पारस्परिक हितों यानी आपसी फायदों, संबंधों, जाति, धर्म, क्षेत्र, इन सब चीज़ों के आधार पर होता है, न कि ज़बरदस्ती संस्था के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए होता है। ये अकस्मात हो जाता है जब भाषा के आधार पर, जाति धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर जब कुछ लोग एक साथ एक ही कार्यालय में काम करते हैं तो उनके बीच भी धीरे धीरे एक संबंध बन जाता है, एक ही डिपार्टमेंट में काम करते हैं। कुछ लोग अगर एक ही जगह के होते हैं उनमें भी एक संबंध धीरे धीरे बन जाता है अगर लंबे समय तक काम करें। कुछ लोग एक ही भाषा बोलने वाले होते हैं, उनमें भी एक तरह का संबंध बन जाता है लंबे समय काम करते करते। कुछ लोग एक ही जाति धर्म के होते हैं, उनमें भी लंबे समय तक काम करते करते एक दूसरे संबंध बन जाता है।
और वे एक दूसरे के फायदे नुकसान के बारे में सोचने लगते हैं। इसी संबंध को हम लोग अनौपचारिक संगठन कहते हैं। इसकी स्थापना जानबूझकर नहीं की जाती है। औपचारिक संगठन में एक कर्मचारी दूसरे कर्मचारी को, एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय को इसलिए मदद करता है कि वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उसकी जिम्मेदारी है, उसके लिए बाध्य है मदद करने को नियम और कानून से। लेकिन अनौपचारिक संगठन में एक कर्मचारी दूसरे कर्मचारी का मदद इसलिए करता है कि वो उसकी रुचि है, वो उसकी इच्छा है, उसमें उसका स्वार्थ छुपा हुआ है। और अनौपचारिक संगठन स्थिर नहीं होता है, इसमें कभी भी इच्छानुसार कहीं भी परिवर्तन हो सकता है, बदलाव लाया जा सकता है। औपचारिक संगठन में आप देखिएगा अधिकारों का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर होता है। जैसे यहाँ मैंने बताया कि जनरल मैनेजर के नीचे ये लोग हैं, इनके नीचे ये लोग हैं। लेकिन अनौपचारिक संगठन में अधिकारों का प्रवाह कहीं से कहीं हो जाता है। अगर अनौपचारिक संगठन है ये, तो जनरल मैनेजर सीधे सेल्स मैनेजर से संबंध बना सकता है, जनरल मैनेजर सीधे मार्केटिंग रिसर्च मैनेजर से संबंध बना सकता है। यानी एक संस्था का उच्च अधिकारी, टॉप लेवल बैठा हुआ अधिकारी भी संस्था के सबसे नीचे काम करने वाले प्यून्स का से भी रिलेशन बन सकता है, क्योंकि पता चला कि दोनों भोजपुरी बोलने वाले हैं या दोनों एक ही जात, एक ही धर्म के हैं, एक ही जगह के, बेतिया के हैं, एक ही संप्रदाय के हैं। इस कारण से संबंध बन जाता है। ये स्थिर नहीं होता, इसमें बदलाव आते रहता है। ये स्वार्थ पर आधारित होता है और एक कर्मचारी दूसरे कर्मचारी की मदद इसलिए करता है कि उसकी निजी इच्छा है, पसंद है, उसका स्वार्थ है, न कि इसलिए कि उसके लिए मजबूर है। तो जब एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, एक क्षेत्र, एक ही डिपार्टमेंट में काम लंबे समय तक कुछ लोग काम करते रहते हैं, तो उनके बीच धीरे धीरे एक अनौपचारिक संबंध बन जाता है, औपचारिक संबंध बन जाता है। इसी औपचारिक संबंध को अनौपचारिक संगठन कहते हैं। तो औपचारिक संगठन में अधिकारों की एक श्रृंखला होती है, स्केल अप चेन होता है। यानी कर्मचारी एक दूसरे से उस चेन के अनुसार जुड़े होते हैं, उस चेन को तोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन अनौपचारिक संगठन में ऐसी कोई श्रृंखला नहीं होती है। कोई भी कर्मचारी किसी से जुड़ सकता है, किसी से संपर्क स्थापित कर सकता है, क्योंकि यहाँ अनौपचारिक संगठन बनाने का उद्देश्य संस्था के लक्ष्यों को पाना नहीं है, बल्कि आपसी ही तो पर्सनल इंटरेस्ट को देखना है। और पर्सनल इंटरेस्ट को देखने में कोई कहीं किसी से संबंध बना सकता है, यानी स्केलर चेन को आराम से तोड़ा जा सकता है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन, अगला अकाउंटेंसी पढ़ेंगे।